लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो पर्सनल फाइनेंस के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, वैसे तो पर्सनल फाइनेंस हर इंसान की अलग अलग होती है। किसी की नीड कुछ और किसी की नीड कुछ। किसी की नीड होती है कि उनको रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है, और किसी की नीड होती है कि उनको बच्चे के भविष्य के लिए पैसा जोड़ना है। और कोई रिटायर हो चुके होते हैं तो उनकी नीड होती है कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को किस तरीके से एंजॉय करना है। तो हर इंसान की नीड अलग अलग है। जिस तरीके से हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग होती है, उसी तरीके से हर इंसान की पर्सनल फाइनेंस भी अलग अलग होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी कॉमन है जो कि हर इंसान की लाइफ के अंदर एडजस्ट कर सकती है। तो वो ऐसी कॉमन चीजें क्या हैं जो हर इंसान को ध्यान देने वाली बात है, चाहे वो बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो बच्चों के पढ़ाई के लिए प्लानिंग कर रहे हो, चाहे खुद के रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन ये चीजें जो हम आपको ये बताने जा रहे हैं, ये चीजें हर इंसान के लिए जरूरी है। तो या यूं कहूं कि अगर ये चीजें इंसान अपनाता है तो उनको अपनी पर्सनल फाइनेंस में कभी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहली बात, कोई भी चीज, चाहे आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हो, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप नहीं खरीदे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप नहीं खरीदे। अक्सर क्या होता है कि आपने अपनी पर्सनल फाइनेंस में आप पर्टिकुलरली सारा काम बराबर तरीके से कर रहे हो, अचानक से आपको वो कोई व्यक्ति जो आपका जानकार है या कोई ऑब्लिगेटरी आपके पास आया और बोला भाई साहब एक पॉलिसी करवा लीजिए। अब आपको उस पॉलिसी की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मजबूरनवश या ऑब्लिगेटरी आपने वो पॉलिसी करवा ली। दोस्तों, अगला ये कहेगा कि सर देखो मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, आप मेरे लिए एक पॉलिसी ले लीजिए। या फिर वो ऑब्लिगेटरी किसी के दबाव में आके आपने वो पॉलिसी ले ली। दोस्तों, पता है ऐसी पॉलिसीज लेने से या ऐसे निवेश करने से आपको नुकसान क्या होता है? पहले साल 2 साल तो आप प्रीमियम भरेंगे और उसके बाद वो आपको वजन लगने लग जाएगा, और वजन लगने लग जाएगा तो आप उसका प्रीमियम देना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी जरूरत तो थी नहीं। आपने तो उसको किसी के दबाव में आके ले ली, या किसी के प्रेशर में आके ले ली, या यूं कहूं कि आपने किसी को ऑब्लाइज करने के लिए वो पॉलिसी ले ली या वो स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया। और साल 2 साल बाद वो आपको वजन लगने लग जाएगा, आपको लगेगा यार ये मैंने जबरदस्ती ले ली। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के दबाव में आके अपना निवेश ना करें। आपकी क्षमताओं को समझते हुए, आपकी जरूरतों को समझते हुए ही निवेश कीजिए, ना कि किसी के कहने पे या किसी के दबाव में आके निवेश कीजिए, चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड हो और चाहे फिर वो इंश्योरेंस हो। तो ये पहली चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप किसी के दबाव में आके पॉलिसी ना ले जब तक कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आपने एक दो नहीं 4 पॉलिसी भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप एक भी पॉलिसी ना लेवें। दूसरी बात, अक्सर आपको यह कहा जाएगा गारंटीड रिटर्न आएंगे, गारंटीड रिटर्न आएंगे। लेकिन दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ये देखा गया है कि जो भी गारंटीड रिटर्न वाली पॉलिसीज होती है उसमें जो रिटर्न होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और वो रिटर्न कितने होते हैं? अगर आप उसको 10 साल 15 साल के टारगेट के साथ लोगे तो उसमें रिटर्न जो आएंगे वो आपको 6-7% सालाना के रिटर्न ही बनते हैं। तो दोस्तों, ऐसी पॉलिसी से भी दूर रहें। आपको 15 साल बाद अगर 6% का रिटर्न आएगा तो दोस्तों आप ये सोचिए कि उन 15 सालों में महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। और अगर महंगाई 15 साल में 7 से 10% बढ़ गई तो आपने 15 साल में 6% का रिटर्न कमाया, तो एक्चुअल में आपने कुछ कमाया ही नहीं। तो इसलिए हमेशा इन गारंटीड पॉलिसी से दूर रहें। हाँ, अगर वो पॉलिसी आपको रिटर्न जो है वो गारंटीड उतना दे रहे हैं कि आपकी महंगाई दर बीट हो सकती है, तो फिर आप वो पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो रिटर्न आपकी महंगाई को बीट नहीं कर रहे हैं, भले ही वो गारंटीड हो, तो आपको ऐसी पॉलिसी में निवेश नहीं करना चाहिए। और वैसे तो देखा जाए तो बीमा जो है वो निवेश का साधन ही नहीं है। बीमा एक सिर्फ आपके पैसे बचाने का एक साथी है, जिसमें निवेश भी आपको साथ में मिल रहा है एडिशनली। लेकिन आपको अगर बीमा के साथ निवेश मिल रहा है तो मैं तो आपको यही कहूंगा
कि आपको वो ऐसा निवेश नहीं करना चाहिए। बीमा को अलग रखें और निवेश को अलग रखें। दूसरी ये बात हमने आपको बताई कि निवेश में ये गलती भी ना करें कि आप अपने बीमा पॉलिसी जो कि महंगाई को बीट ही नहीं कर रही है, भले ही वो गारंटी रिटर्न दे रही है, आपको नहीं लेनी चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, कभी भी आपको कोई अगर ये कहे कि एफडी बेकार है, डेट म्यूचुअल फंड बेकार है, तो आपको ऐसी बातें भी नहीं सुननी है। एफडी और म्यूचुअल फंड भी होने चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड भी होने चाहिए, लेकिन आपके असेट एलोकेशन के हिसाब से। हाँ, अगर आपने पूरा का पूरा निवेश ही एफडी में कर दिया तो वो गलत है, लेकिन अगर आपने अपने निवेश विकल्प में एफडी और डेट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है तो वो भी जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, चलो समझते हैं। कि मान लीजिए आपने पैसा लगा रखा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में पूरा का पूरा, और आपको कभी साल 6 महीने में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो फिर आप क्या करेंगे? और मार्केट नहीं चल रहा है, आपका वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया हुआ है वो तो रिटर्न नहीं बना रहा। तो इस समय में आपके पास कुछ म्यूचुअल फंड में भी, ऐसे म्यूचुअल फंड में भी निवेश होना चाहिए जो कि डेट म्यूचुअल फंड है, एफडी के सिमिलर आपको रिटर्न देते हैं। उस तरह के फंड में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको अपने कुछ इमरजेंसी के टाइम में अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप वहां से पैसा निकाल के अपनी जरूरत की पूर्ति कर सकते हो। इसलिए हमेशा डेट म्यूचुअल फंड या एफडी खराब नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा निवेश ही वहां लगा दिया कि आपने पूरा का पूरा निवेश ही एफडी में कर रखा है, तो आपको 10 साल बाद 15 साल बाद महंगाई को बीट करते हुए रिटर्न ही नहीं आएंगे, तो फिर ऐसा निवेश भी किस काम का। इसलिए अपनी असेट एलोकेशन को समझते हुए यही निवेश कीजिए। उसके लिए आप अपनी एफडी और डेट म्यूचुअल फंड में भी निवेश करना आवश्यक है। चौथा दोस्तों, जो पर्सनल फाइनेंस के अंदर एक कॉमन बात है, वो आपको जरूरी है ध्यान देने वाली ये बात है, वो है कि कभी भी उधार लेके शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, चाहे शेयर मार्केट की कितनी भी प्रबल संभावना है और रिटर्न आने की, लेकिन कभी भी उधार लेके निवेश ना करें, क्योंकि दोस्तों उसमें दो नुकसान हो सकते हैं। क्या? पहला तो आप जो उधार लेंगे उस पर आपको ब्याज भरना पड़ेगा, आपकी ईएमआई का बर्डन शुरू हो जाएगा अगर आपने ईएमआई पे लोन ले लिया, और अगर आपने किसी एक मुश्त लोन लिया तो उस पर ब्याज का बर्डन शुरू हो गया। और दूसरा नुकसान, अगर गलती से शेयर मार्केट नहीं चला तो आपको वहां भी नुकसान, और आपने ब्याज भरा उसका भी नुकसान। इसलिए कभी भी उधार लेके निवेश ना करें, खास करके शेयर मार्केट में तो बिल्कुल ना करें। आपका खुद का पैसा है तो आप भले ही निवेश कीजिए, अपनी निवेश क्षमताओं को समझते हुए निवेश कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उधार लेके शेयर मार्केट में निवेश कभी ना। अगली जो बात दोस्तों वो ध्यान देने वाली बात है, स्टॉक मार्केट में एक ऑप्शंस का भी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी निवेश होता है। तो चाहे आप भले कितने भी शेयर मार्केट के ज्ञाता हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ भी निवेश ना करें। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत ज्यादा रिस्कियर है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक एक दिन में आपको 1-1 लाख 2-2 लाख का भी नुकसान हो सकता है अगर आप सही तरीके से निवेश नहीं करेंगे। तो अगर आप एक साधारण आदमी है, आपको शेयर मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको भूलकर भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में निवेश नहीं करना चाहिए। ये सबसे खतरनाक है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को सही तरीके से निवेश करें, ना कि ज्यादा लालच के चक्कर में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में निवेश करके अपनी पूंजी को गंवा दें। दोस्तों सेबी की एक रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, साल 23-24 और 24-25 में 98% लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपनी पूंजी को गंवाया है। इसलिए कभी भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में निवेश ना करें। एक और गलती जो अधिकांश लोग करते हैं कि जो अपनी इमरजेंसी फंड बनाया हुआ होता है, इमरजेंसी फंड आपके कोई इमरजेंसी आने पे, आपकी नौकरी चली गई तो अगले 6 महीने के खर्चे आप कहां से उठाएंगे, आपके लोन के खर्चे कहां से उठाएंगे, उसके लिए आपने एक इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, और ज्यादा लालच ज्यादा रिटर्न के चक्कर में आपने वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया कि कभी भी निकाल लेंगे शेयर में से, तो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी गलत प्रैक्टिस है। आप अपना इमरजेंसी फंड या तो आप अपने बैंक खाते में ही रखें, या फिर म्यूचुअल फंड में एक सबसे लो रिस्क वाले फंड होते हैं लिक्विड फंड, उसके अंदर रखें, ना कि उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा दें। क्यों? क्योंकि कभी भी शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है शॉर्ट टर्म में, और आपको जरूरत पड़ गई बीच में तो आपको वो पैसा आपके काम ही नहीं आया, क्योंकि आपने तो शेयर मार्केट में फंसा दिया उस पैसे को, जबकि वो था आपका इमरजेंसी फंड। इसलिए अपने इमरजेंसी फंड को कभी भी शेयर मार्केट में निवेश ना करें। शेयर मार्केट में निवेश करें आपके लॉन्ग टर्म वाले निवेश।
इमरजेंसी फंड को आप हमेशा बैंक सेविंग्स अकाउंट में या फिर आप शॉर्ट टर्म के एफडी में या फिर आप लिक्विड फंड में ही निवेश करें। लेकिन लोग गलतियां ये भी कर देते हैं, इसलिए इस गलती से भी बचें। ये पर्सनल फाइनेंस का एक बेसिक रूल है। अगला जो रूल है दोस्तों वो है कि मार्केट में टाइम देवें, ना कि उसकी टाइमिंग करें। मार्केट में टाइम देने का मतलब कि आपने अगर निवेश किया है किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में तो लंबे समय दे, ना कि ये टाइमिंग करे कि मार्केट नीचे आएगा तो मैं पैसा लगा दूंगा और मालूम पड़ा कि मार्केट नीचे आया ही नहीं। आप नीचे आने का वेट करते रहे, अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख दिया और मार्केट नीचे आया ही नहीं, मार्केट तो ऊपर चलता चला गया। तो मार्केट में समय दे, ना कि समय टाइमिंग की कोशिश करें। कभी भी कोई टाइमिंग नहीं कर पाया मार्केट को, क्योंकि मालूम पड़ा आपने पैसा लगाया, मान लीजिए कि मार्केट डाउन हो गया, आपने निवेश कर दिया और उसके बाद फिर डाउन हो गया, तो आप क्या करेंगे? बजाय टाइमिंग के आप मार्केट में टाइम देने की कोशिश करें, समय दें, आपको रिटर्न बन सकता है। तो ये भी पर्सनल फाइनेंस का एक बेसिक रूल है। अगला जो रूल जो है दोस्तों, अपने जो भी क्रेडिट कार्ड आप रखते हो उनको बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोई चीज पसंद आई और आपने बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड से उस चीज को खरीद लिया, भले ही वो चीज आपके जरूरत की थी नहीं, लेकिन आपने खरीद ली। क्रेडिट कार्ड से दिखावा करने के चक्कर में, क्योंकि आपके पास वो कार्ड है, आपके पास लिमिट भी है, आपने स्वाइप करते रहे और वो चीजें लाके आपने रख ली जो कि जरूरत आपको अभी है ही नहीं। और उसके बाद होगा क्या? आपके पास आएगा क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल, और फिर वो बिल आप नहीं चुका पाएंगे तो न्यूनतम बिल चुका देंगे। मिनिमम अमाउंट ड्यू चुकाते ही आपको जो बाकी अमाउंट बच गया उस पर 24% से लेकर 48% तक का ब्याज शुरू हो गया और फिर आप क्रेडिट कार्ड के इस भंवर में फंसते चले जाएंगे। इसलिए अपने क्रेडिट कार्ड को भी बड़ी चतुराईपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। चतुराईपूर्ण तरीके का मतलब एक ये भी है कि मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की साइकिल है हर महीने की 2 तारीख से अगले महीने की 2 तारीख तक, और उसका पेमेंट आपको करना होता है उसके 20 दिन बाद, लगभग 20 तारीख के आसपास। तो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की साइकिल शुरू होती है 2 सितंबर से, और 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आप जो भी खर्चा करेंगे उसका बिल आपको देना पड़ेगा 20 अक्टूबर तक, अगले महीने की 20 तारीख को। तो आपको, अगर आपने 2 सितंबर को कोई खरीदारी कर ली तो आपको पूरे 50 दिन की क्रेडिट लिमिट मिल गई। तो चतुराईपूर्ण तरीके का मतलब यह कि अगर आपको कोई खरीदारी करनी है, क्रेडिट कार्ड से ही करनी है, तो आप क्रेडिट कार्ड की जो साइकिल होती है उसके शुरुआत के 10-5 दिन में ही खरीदारी कर लें, ताकि आपको फायदा क्या मिलेगा? आपको पूरे 40-45 दिन मिलेंगे पैसा चुकाने के लिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमेशा क्रेडिट कार्ड से आप कैशबैक वाले काम करें, कि जब आपको क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक मिल रहा हो उस तरह के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें जहां पे आपको कोई भी खरीदारी करने पे कैशबैक मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आप अपनी जो चुकाने की क्षमता है उसके लिमिट के अंदर ही करें, ना कि आप ओवर स्पेंडिंग कर लें। वो ओवर स्पेंडिंग आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसा देगी। इसलिए दोस्तों पर्सनल फाइनेंस में ये गलती भी आप कभी ना करें। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि पर्सनल फाइनेंस में ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपका एक पर्सनल फाइनेंस, चाहे आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हो, चाहे आप शादी के लिए कर रहे हो, चाहे रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, लेकिन ये चीजें जो बेसिक है वो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी पर्सनल फाइनेंस में ये चीजें ध्यान दे सके। और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप इनमें से क्या चीजें ऑलरेडी कर रहे हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.